सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, उसका आज लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहने वाला है अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। असामान्य मोलर द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी के अंदर इसको। अब नॉर्मल क्यों रहने वाला है ये देखो। अणुसंख्यक गुणों की सहायता से सही अणुभार यानी मोलर द्रव्य अणुभार को बोलते हैं अपन क्या, मोलर द्रव्यमान का निर्धारण तभी हो सकता है जब, ये लाइन देखो भाई, ये क्या कह रहा है। आपने चार अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े हैं, यानी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन कौन सी? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, कवतनाक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। ठीक है, क्या बात कह रहा है ये? जैसे कि आपने प्रासरण दाब पढ़ा, पाई इक्वल टू क्या पढ़ा था, CRT पढ़ा था, या यूं बोल दूं मैं, आपने कवतनाक में उन्नयन डेल्टा TB इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, KB इंटू पढ़ा था मोलेलिटी, ये पढ़ा था आपने। अब इसके अंदर क्या रहता है कि जो सांद्रता C है इसको आप कैसे निकालते, हालांकि ये मोलरता ही होती है, तो पाई इक्वल टू अपन क्या लिखते थे, पदार्थ की ग्राम में मात्रा W2 बट्टा उसका अणुभार M2 और विलयन का आयतन लीटर के अंदर, ऊपर मल्टीप्लाई में R और T। ये हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाए थे उनमें ऐसा देखा था। और इस सूत्र के अंदर जो प्रासरण दाब का फॉर्मूला है, इसके द्वारा हमने विलय का अणुभार निकाला था M2। याद आया कुछ? तो ये बात वही कह रहा कि अणुसंख्या गुणों की सहायता से सही अणुभार का निर्धारण तभी हो सकता है, इसके लिए कंडीशन है। इसी प्रकार जब आपने कवतनाक में उन्नयन पढ़ा था, डेल्टा TB इक्वल टू KB, और मोलरता के फॉर्मूले को आपने क्या लिखा था, विलय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलय का अणुभार, और नीचे विलायक का आयतन, विलायक का आयतन W1, वो भी किसमें, किलोग्राम के अंदर लिया था। और इस फॉर्मूले में जो ये अणुसंख्या गुणधर्म है कवतनाक में उन्नयन, इस फॉर्मूले की सहायता से आपने विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया था M2। किया था, बिल्कुल किया था। इसी प्रश्न दाब से भी हमने विलेय का अणुभार ज्ञात किया था, और कवतनाक में उन्नयन वाले फॉर्मूले से भी कई क्वेश्चनों के अंदर इसने विलेय का अणुभार हमसे ज्ञात करवाया था, और हमने किया भी था और सही सही आंसर भी मिले थे। लेकिन आज ये क्या कह रहा है कि जो आप अणुभार निकालते हो, ये सही अणुभार तब भी हो सकता है आपका, तभी निकल के आएगा जब तीन कंडीशन हो। कौन कौन सी कंडीशन हो? नंबर 1 कि विलयन क्या हो आपका, तनु हो, ये बात हमें पता है, विलयन तनु होना चाहिए। नंबर 2, विलयन राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। क्लियर साथियों? और तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है था वो ये था कि विलयन में विलय का ना तो वियोजन हो यानी डिसोसिएशन होता है, और ना ही सहगुणन यानी एसोसिएशन होता है। यानी विलय का ना तो वियोजन होना चाहिए ना सहगुणन होना चाहिए। कैसे? बात को समझो। जैसे हमने मोस्टली लिया था इसके अंदर ग्लूकोज लिया था, तो ग्लूकोज क्या है आपका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, अनअपगट्य है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर वैद्युत अनअपगट्य, यानी ये विलयन के अंदर टूटता नहीं है। जैसा है 1 मोल लिया तो 1 मोल ही रहेगा। आयनों में न तो टूटता है, न तो ये वियोजित होता है, और ना ये सेगुणियन संयोजित होता है। ग्लूकोज लिया आपने, शुगर भी लिया, याद हो तो आपको, शर्करा भी ली थी आपने। तो जो ये इस प्रकार के जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनके लिए तो ये बिल्कुल सही सही मान दे देता है। लेकिन आज ये हमें क्या बता रहा है, यदि तनु विलयन में विलय का वियोजन या सहगुणन होता हो, चाहे वियोजन हो रहा हो चाहे सहगुणन, दोनों में से कोई न कोई एक चीज हो रही हो, और ये वियोजन किस में होता है साथियों, ये आपको सभी को पता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये होता है इसका वियोजन, बताएंगे अभी आपको। तो अणुसंख्यक गुणों की सहायता से निकाले गए अणुभार का मान वास्तविक अणुभार से भिन्न आता है। इस अणुभार को हम बोलते हैं असामान्य अणुभार या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में नहीं आई तो समझ लो। अगर आपका विलेय पदार्थ मान लो कि NaCl नमक है, तो आपको पता है जैसे ही अपन NaCl को पानी में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। कौन से आयन में? Na+ आयन के अंदर और Cl- आयन के अंदर। यानी NaCl क्या हुआ, अपने आयनों में वियोजित हो गया है।
हाँ, अगर वियोजित हो गया तो क्या हुआ? अब अगर आप NaCl का जो अणुभार निकालोगे, किससे? इन फॉर्मूलों से अगर अणुभार निकालना चाहोगे अब आप, तो ये सही नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो क्या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा? तो जो वियोजन हो रहा है तो क्या कैसा आएगा, सगुणन हो रहा है तो कैसा आएगा? इसी बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये अलग क्यों आता है, सही क्यों नहीं आता है, इसका अपन देखने वाले हैं आज। लेकिन इन फॉर्मूले से तो नहीं आएगा। ग्लूकोज का आ जाएगा सही, शुगर का आ जाएगा, क्योंकि ये ना तो ये वियोजित होते हैं, ना ये से गुणित यानी संयोजित होते हैं। ठीक साथियों, तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित मान या सामान्य मान की तुलना में कम या ज्यादा, निम्न या उच्च होता है, उसको हम बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे कि हम लेते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्लियर साथियों, इसका अणुभार आप ज्ञात करोगे। सभी को पता है इसका सामान्य अणुभार कितना होता है। सामान्य अणुभार होता है इसका 60। कैसे किया आपने? अनुमानित नहीं है, अनुमानित का इंग्लिश में मतलब होता है कैलकुलेटेड। आपने इसको कैलकुलेट करके बताया है कि ये 60 होता है। कैलकुलेट को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये जो थ्योरी के अंदर हमको आज तक पढ़ाई गई है, वही इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन जब इसको विलियन बेंजीन में घोल करके आप इसका अणुभार निकालने जाओगे तो साथियों कितना आएगा? 120 आएगा। बस बात है ये। आना तो कितना चाहिए था? 60। 120 कब आएगा? जब इसको आप प्रैक्टिकली निकालने जाओगे तो ये 160 मिलेगा। प्रैक्टिकल वैल्यू बोल दो, और एक साथ याद रखना ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोलते हैं इसको। क्लियर? अब आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये बात ही हमको आज समझनी है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? 120 क्यों आता है? आना तो 60 चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका हो रहा है सहगुणन। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी अपन बात करेंगे। लेकिन आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऐसे विलेय पदार्थ जो विलयन में वियोजित होते हैं या सहगुणित होते हैं, उनका जो अणुभार आता है, मोलर मास आता है, वो सामान्य से कम या ज्यादा आता है। उसी को हम बोलते हैं असामान्य मोलर मास। क्लियर? किसका कम आएगा, किसका ज्यादा आएगा, अभी आपके सब बातें क्लियर हो जाएगी। पहली बात देखो साथियों, क्या कह रहा है, आराम से समझो। समझने की कोई प्रेशर नहीं लग रहे हैं आपके। जब विलेय का विलयन में वियोजन होता है तो प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से हमेशा कम आएगा। कम आता है तो उसको हम बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक जो शब्दों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उस प्रॉब्लम का समाधान आपको करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि जो ये नाम है ना, हिंदी वाले मीडियम के विद्यमान साथियों को भी इंग्लिश में ध्यान रखना चाहिए। वास्तविक का मतलब होता है आपके रियल। पहली बात तो ये रियल को, वास्तविक का मतलब रियल हो गया, या इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हम गुणा भाग करके लाते हैं। नाम याद कर लो इनको बिल्कुल, कैलकुलेटेड हो गया। और एक याद रखो नाम, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, ये वास्तविक होता है, रियल होता है, कैलकुलेटेड मान होता है, या थ्योरेटिकल मान बोल दो। लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल, जो हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, या हिंदी के अंदर बहुत सारे शब्दों के अंदर क्या कंफ्यूजन पैदा होता है, तो इंग्लिश वालों में इंग्लिश के जो वर्ड है वो बहुत ही कम है, और आराम से अपन को कंफ्यूजन भी नहीं होता और हम सोल्व क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिकल को आपको बोलना है ऑब्जर्व्ड, यानी हमें ऑब्जर्व हुआ है, बस ये बात है। तो जिन आयनों का, जिन विलेय पदार्थ का क्या हो रहा हो, वियोजन हो रहा हो, उनका जो प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व्ड जो मोलर मास आता है, वो वास्तविक मान से हमेशा कम क्यों आता है, इस बात को हम ये याद नहीं रहेगी, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ KCl का उसने उदाहरण लिया है। ये जो आपको कण दिख रहा है, ये पोटेशियम का छोटे वाला, तो बड़े वाला है क्लोरीन का KCl। ये रहा आपका KCl। क्लियर?
3D स्ट्रक्चर बना के समझाया गया हुआ। सबसे पहली बात तो मैं KCl का निकालूंगा, मोलर द्रव्यमान कितना आएगा। पोटेशियम का आता 39 सबको पता है, और क्लोरीन का आता 35.5। निकाल लो कितना आएगा, ये 74.5 आएगा। क्या? अणुभार। कौन सा अणुभार? थ्योरेटिकल, या इसको मैं क्या बोल दूं, कैलकुलेटेड। शब्दों पर ध्यान रखें साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेटेड, या इसको मैं बोल देता हूं थ्योरेटिकल वैल्यू है सा, ये तो ठीक है। 2 वर्ड बोलूंगा, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही वर्डों पर, वर्ड जो इंग्लिश के शब्द है उनको ही पकड़ेंगे। अब जैसे ही हम इसको पानी में घोलते हैं, मैंने लिया 1 मोल KCl, 1 मोल KCl लेकर के मैंने पानी में डिजोल्व कर दिया। या बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने KCl का 1 कण लिया, बस। KCl कितना लिया मैंने? 1 कण। ये KCl का 1 कण लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही क्या करेंगे, इसको अपन पानी में डिजोल्व करेंगे तो धनायन जो होगा पोटेशियम आयन, ये अलग टूट जाएगा, और ऋणायन Cl माइनस अलग टूट जाएगा। कौन तोड़ेगा इसको? इन दोनों को पानी के मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल है, चारों ओर से घेर लेंगे, ठीक है। अब आप इसका प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व्ड मान देखोगे तो क्या निकालोगे आप, कि ये 2 कण हो गए और आपको निकालना 1 कण का, ठीक है। जब निकालने जाओगे तो आपको यहाँ 2 कण नजर आएंगे, तो 2 कण निकलेगा 74.5, लेकिन आपको लगेगा कि मुझे तो 1 कण का निकालना है, तो 1 कण का जो निकालोगे वो 74.5 का आधा ही आएगा। आधा कितना होगा? 37.25 आएगा साथियों। बस ये बात हुई है, क्योंकि जब प्रैक्टिकली आप मेजरमेंट करते हो तो आपको तो 1 कण का करना है, 1 मोल का करना है, तो 1 मोल का आप इतना ही निकाल के लाओगे 37.5। बस यही बात कह रखी है इसके अंदर, कि जब वियोजन होता है तो जो इसका प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान हमेशा वास्तविक द्रव्यमान से कम आता है, ठीक है। जब योजन की जगह से गुणन होगा तो बात उल्टी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि जब जिन जिन आयनों का वियोजन होता है वो अपने कणों में टूट जाते हैं, हम 1 कण का ही मेजरमेंट करते हैं तो वो कम ही आता है। इसी प्रकार जब विलय का विलयन में क्या होता है, सगुणन होता है, तो प्रायोगिक तौर पर यानी प्रैक्टिकली को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, याद रखें, तौर पर ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से हमेशा अधिक होता है। वास्तविक का मतलब थ्योरेटिकल। याद कर लो साथियों 2 शब्द, प्रैक्टिकली यानी ऑब्जर्व्ड, और थ्योरेटिकल का मतलब थ्योरेटिकली रहने दो। इसको थ्योरेटिकल को एक वर्ड और यूज करते हैं, कैलकुलेटेड। अब तो आपको याद रह गया होगा, इनको जहन में बिठा लो। ये सेगुणन कब होता है साथियों? ये सेगुणन होता है किस किस का बताया, इसमें फॉर्मिक अम्ल का होता है, एसिटिक अम्ल का होता है, बेंजोइक अम्ल का होता है, लेकिन होता किस में है? बेंजीन विलायक में होता है, जल में नहीं होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अध्रुवीय विलायक है, जबकि जल तो क्या है आपका? ध्रुवीय विलायक है। तो अध्रुवीय विलायक के अंदर ही सेगुणन होता है। किसका होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। फेमस एग्जांपल जो हमारा है वो एसिटिक अम्ल का सेगुणन हम पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं? सेगुणित होकर हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विलक, द्विलक का मतलब डाइमर बना लेते हैं। डाइमर कैसे बनाते हैं वो देखो आप। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। जब इसका आप थ्योरेटिकल मोलर मास निकालते हो, अणुभार निकालते हो, गुणा भाग करके कैलकुलेटेड करके निकालते हो तो 60 आता है। लेकिन जैसे ही आप इसका प्रैक्टिकली ज्ञात करते हो, ऑब्जर्व ज्ञात करते हो, तो 60 के बजाय वो आपका मिलता है 120। जैसा कि बताया है कि डाइमर बना लेता है। डाइमर कैसे बना देता है? हाइड्रोजन बंध द्वारा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड द्वारा। क्यों होता है ऐसा? ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है साथियों, और जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के बीच में देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है इसने। इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका ऑक्सीजन और दूसरे पहले वाले एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन और दूसरे वाले का हाइड्रोजन आपस में मिलकर के इधर क्या हुआ? पहले वाले का हाइड्रोजन और दूसरे वाले का ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। इसकी वजह से हमें ये जो
दो जो एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल है ये मिलकर के हमें एक ही दिखाई देंगे, और जब हम इसका प्रैक्टिकली निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, दो मॉलिक्यूल निकल के आएगा और कितना आएगा, 120 आएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो सगुणित होते हैं उनका जो प्रायोगिक तौर पर जो ज्ञात किया गया मौलिक द्रव्यमान होता है वो वास्तविक द्रव्यमान से हमेशा उच्च होता है। बात समझ में आई होगी। बहुत आसान बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह इसकी दे रखी 3D स्ट्रक्चर देखो आप। जो ये मॉलिक्यूल है ये कार्बन के है, देखो ये कार्बन यहाँ पर, ठीक है। और जो ये वाले मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन के है, और ये रेड वाला दिख रहा है ये ऑक्सीजन का है। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, एच बॉन्ड बन रहा है। इसी प्रकार यह ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन के बीच में एच बॉन्ड बन रहा है। तो होता तो एसिटिक अम्ल जैसे आप बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर देते हो तो ये डायमंड बना लेता है, यानी दो मॉलिक्यूल जुड़ करके आप हमारे को एक जैसा प्रतीत होता है। प्रैक्टिकली निकालने जाते हैं तब तो डबल आ जाता है, बस कोई बात नहीं। अब इस समय इसीलिए क्या होता है कि जब आप ये फॉर्मूला होता है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर चर्चा की, पाई इजिकल टू प्राशन दाब CRT, और इसका आगे फॉर्मूला क्या बनता है, बढ़ाते हो तो पाई इजिकल टू बनता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन किसमें, लीटर के अंदर, मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। इससे अगर आप मोलर मास निकालोगे किसका, एसिटिक अम्ल का, तो आपको भैया 60 नहीं मिलेगा। सही अणुभार का निर्धारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल का क्या होता है, बेंजीन के अंदर से गुणन होकर के डायमंड बना लेता है। क्लियर, ये बात बताई थी। इस बात का समाधान हमारे को बताया किसने, वॉन टॉप साहब ने बताया था। इन्होंने क्या बताया था, देखो वॉन टॉप ने क्या बोला, वॉन टॉप फैक्टर बताया था। इसने क्या बोला, वॉन टॉप ने यह बोला कि जिनका वियोजन या सेगुणन के कारण विलयनों के असामान्य अणुसंख्यात्मक गुण स्पष्ट करने के लिए वॉन टॉप ने गुणांक दे दिया हमारे को, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, वॉन टॉप फैक्टर बोलते हैं। वॉन टॉप ने दिया तो वॉन टॉप फैक्टर बोलेंगे। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। आई होता क्या, ये देखो, आई का मतलब साथियों ये होता है सगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या, ठीक है। और सगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या। बात समझ में नहीं आई हो तो समझने की कोशिश कर लेते हैं। सॉरी, 1 मिनट पानी पी लेते हैं भैया। जैसे कि मैं अगर आपके पास एग्जाम्पल लेके आता हूं KCl का, तो मैंने KCl का लिया था एक कण, सपोज करो, या 1 मोल ले लिया मैंने। मैं आपको कण से समझा देता हूँ, मोल या कण एक ही बात होती है, आपको तो समझने से मतलब है, बाकी कोई शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको पानी में डिजोल्व करूंगा KCl को, तो आपको पता है ये किस में टूट जाएगा, ये एक तो K प्लस में टूट जाएगा और एक Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। तो आपको कितने कण दिखाई देंगे, 2 कण दिखाई देंगे। आई बात समझ में आपके, तो ये क्या कह रहा है, आप देखो आई का मान निकालेंगे KCl के लिए। आई आई यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर KCl निकालो। आप क्या निकालोगे, फॉर्मूला देखो, सगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या कितनी है, वियोजन के पश्चात 2 कण, बट्टा सगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की कुल संख्या कितनी आई, 1 थी। तो आई आंसर कितना आया, आई बराबर कितना मिला आपको, आई बराबर मिल गया आपको 2। यानी आई का मान क्या है, देखो यहाँ क्या लिख रखा है, कंडीशन देखो यहाँ, अगर आई का मान 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। क्लियर साथियों, जब भी वियोजन होगा तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई का मान हमेशा आपको 1 से अधिक मिलेगा। वियोजन का इंग्लिश में तो होता है डिसोसिएशन, और वास्तव में वियोजन का मतलब क्या होता है कि ऐसे आयनिक पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं और 1 से अधिक कण बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं वियोजन। अब दूसरी बात कर लेते हैं अपन, इसको तो हटा देते हैं यहाँ पर, ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा मैं लेता हूं आपको उदाहरण एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों,
CH3COH। अगर इसको आप बेंजीन में डिजोल्व करोगे तो क्या करेगा, ये डाइमर बना लेगा। डाइमर बनाने का मतलब दो कणों के अंदर, अगर मैंने 2 कण लिया इसके पहले, वियोजन से सगुणन से पहले 2 कण लिया है, लेकिन जैसे ये सगुणित होकर वापस 2 एसिटिक एसिड आपस में H बंध द्वारा जुड़ के क्या बना लेंगे, 1 कण बना लेंगे। अगर आपने 4 मोल एसिटिक एसिड लिया आपने, सपोज करो, तो सगुणित होकर कितने मोल बना लेंगे, ये 2 मोल बना लेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर क्या जो कणों की संख्या लिखी गई है, या आप मोलों की संख्या भी लिख सकते हो। सगुणन या वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या बटा सगुणन या वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। तो पश्चात कितने मोल आए आपके, अब निकालूंगा मैं आई, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो मेरे फॉर्मूले के हिसाब से क्या देखूंगा, सगुणन के पश्चात कणों की संख्या, सगुणन के पश्चात मान लो 2 मोल हो गए तो 2 लिख दो, बट्टा 4। तो कितना आंसर आया, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। 0.5 का मतलब क्या हुआ कि 0.5 का मतलब तो ये हुआ कि जो आई का मान है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई है, वो कितना आएगा, लेस देन 1, 1 से कम रहेगा। कब रहेगा, जब सगुणन होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों, और कुछ ध्यान नहीं रखनी है। क्लियर। अब जो इनमें क्वेश्चन आता है और जो शब्दावली आती है, किस अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, उसके अंदर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, अगर आपने वास्तव में एग्जाम दिया, इन क्वेश्चनों का एग्जाम हॉल के अंदर आपने सामना किया, तो आपको तो पूरी इसकी जो सच्चाई है वो पता ही है कि हम वहां जाकर क्या क्या भूल जाते हैं। क्लियर साथियों। अब देखो बात क्या होती है, इस बात को आप मेरे साथ समझने की कोशिश करो। सगुणन या वियोजन से पहले की बात कर रहा, तो ये बात तो क्या है, आपके वास्तविक बात है, रियल बात है। और रियल का कण है, रियल कणों की संख्या है, इसको हम बोल देते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, राइट। और जो बाद में आप निकालते हो वो होती है प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, राइट। तो जो ये आई का फॉर्मूला है, सगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या, ये तो साथियों सभी को याद रहता है, तो इसमें तो फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है वो देखो आप। प्रॉब्लम होती है, ये पूछता है अणुसंख्या गुणधर्म। तब हमारा जो आई का फॉर्मूला होता है ना, वो जो ये फॉर्मूला है, यहाँ से मैंने ये ऑब्जर्व्ड लिखा और ये थ्योरेटिकल लिखा है। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है, एक थ्योरेटिकल का मतलब होता है कैलकुलेटेड, और इसका और दूसरा मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड के अलावा इसका मतलब होता है नॉर्मल। क्लियर साथियों। और इसी प्रकार जो ऑब्जर्व्ड है, प्रैक्टिकल है, इसका और क्या मतलब होगा आपके, अब नॉर्मल भी होगा, ध्यान रखना है, इसका उल्टा करना, नॉर्मल का उल्टा करना, अब नॉर्मल। थ्योरी का तो हो जाएगा प्रैक्टिकल, कैलकुलेटेड का उल्टा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड, नॉर्मल का उल्टा हो जाएगा अब नॉर्मल, राइट। तो ध्यान रखना। अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं, वो पूछते हैं, वो फॉर्मूला देकर पूछते हैं कि कौन सा सही है। तो ध्यान आपको यह रखना है कि अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म ऊपर तो कौन से आएंगे साथियों, ऊपर तो आएंगे आपके ऑब्जर्व्ड। हिंदी में ऑब्जर्व्ड को बोलते हैं प्रेक्षित, लेकिन मतलब नहीं है, याद नहीं रहेगा आपको। और नीचे क्या, कौन से अणुसंख्या गुणधर्म आते हैं, नीचे अणुसंख्या गुणधर्म आपके आते हैं थ्योरेटिकल, या बोल दो कैलकुलेटेड, या बोल दो नॉर्मल। क्लियर साथियों, ये तो गई अणुसंख्या गुणधर्म की बात। जैसे कि आपको सपोज करो, इमेजिन करको ये दे दिया पाई, तो पाई अणुसंख्या गुणधर्म है, तो ऊपर कौन सा पाई रहेगा, ऑब्जर्व्ड पाई रहेगा, आई बराबर, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर लिख रहा हूं मैं। और नीचे कौन सा रहेगा, पाई प्राशन दाब अणुसंख्या गुणधर्म कौन सा रहेगा, कैलकुलेटेड रहेगा। बस ये ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे, ये अब आपको सोचना है। अब ध्यान रखना कि जो कणों की संख्या है ना, जितने कणों की संख्या ज्यादा होगी, अणुसंख्या गुणधर्म भी उतने ही ज्यादा होंगे। यानी अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं कणों की संख्या के, विलय के कणों की संख्या के। अब एक फॉर्मूला इसके अंदर और पूछता है, और वो फॉर्मूला पूछता है द्रव्यमान के सापेक्ष। तो जो अणुसंख्या गुणधर्म कोई भी ले लो, जैसे मैंने पाई ले लिया, तो पाई का फॉर्मूला आपने लिखा ही था। पाई क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म है, W2/M2 लिखा था, याद करो।
ये चीजें अगर आपको निकालनी आ गई है तभी आप एग्जाम हॉल के अंदर सही सही से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे साथियों। अब पाई क्या है? एक अणुसंख्या गुणधर्म है और ये M2 क्या लिखा हुआ? मोलर द्रव्यमान है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के क्या? व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, I इक्वल टू, ऊपर तो आएगा कैलकुलेटेड मोलर मास, यहाँ उल्टा करना है बस, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा। बस ये ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको। कैलकुलेटेड का मतलब और क्या हो सकता है? थ्योरेटिकल मोलर मास हो सकता है, ठीक है। और यहाँ प्रैक्टिकली होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वाला एग्जामिनर लिखता नहीं है, क्योंकि अगर ये लिखता तो आप सही भी कर सकते हो, इसलिए वो चाहता है कि आप गलत करो, दिमाग में जोर पड़े आपके। दूसरा, हिंदी में सुन लो, आई का मतलब क्या होगा? कैलकुलेटेड, या थ्योरेटिकल का मतलब क्या हुआ? सामान्य मोलर द्रव्यमान, नॉर्मल मोलर मास। ध्यान आया? हिंदी वाले वैसा बयों, इंग्लिश के अंदर वर्ड पकड़ना सीख लो, विशेषकर इस टॉपिक का। तो नीचे क्या आएगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान, अब नॉर्मल मोलर मास। बस बात है इतनी सी, और कुछ बड़ी बात नहीं है। बाकी ये एक क्वेश्चन जो आता है ये बड़ों बड़ों के गलत करवा देता है भैया। देखो, मोलर मास लिखोगे ना, जब आप मोलर मास के सापेक्ष फॉर्मूला आएगा आई का, तो ऊपर तो आएगा सामान्य आएगा, या कैलकुलेटेड आएगा, या थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी ऊपर मास के रेफरेंस के अंदर। लेकिन अणुसंख्या गुणधर्म के अंदर आप देख लो उल्टा है। ऊपर कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म आता है? ऑब्जर्व्ड आता है। नीचे कौन सा आता है? कैलकुलेटेड आता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको आगे चल करके, तब आपके समझ में आ जाएगी। याद कैसे रखना वो आप ध्यान रख लेना, अपनी अपनी प्रॉब्लम है समाधान करते हो। जब विलय का विलयन में वियोजन या सहगुणन हो तो वॉन्ट ऑफ गुणांक को हम शामिल करके अणुसंख्या गुणों के लिए समीकरण संशोधित कर देते हैं। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, जब ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज के लिए विलय के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये हमने कैसे लिखा था? आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस, पी एस विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नॉट ये सभी को पता है, बराबर थी विलय की मोल बिन के, यानी विलय की मोल बिन को हमने लिखा था x2। ये फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया, इस पे क्वेश्चन भी किए थे, सब सही बातें हैं। लेकिन ये फॉर्मूला केवल उन्हीं पदार्थों के लिए लागू हो रहा था, उन्हीं केमिकल्स के लिए लागू हो रहा था जिनका ना तो सहगुणन हो रहा था और ना ही वियोजन हो रहा था। ग्लूकोज का निकाल लिया, सुक्रोज का भी हमने निकाल दिया था, शुगर का भी ले लिया था हमने इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर आप NaCl नमक का ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से निकालोगे तो सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि NaCl का क्या होता है? वियोजन होता है, इसलिए सही नहीं आएगा। इसीलिए वॉन्ट हॉप साहब को एंट्री लेनी पड़ी बीच के अंदर सही करवाने के लिए। इन्होंने वॉन्ट हॉप ने अपना एक फैक्टर दिया था आई, तो उसने बोला कि इसको आप करेक्ट कर दो। कैसे करेक्ट कर दो बताओ सा? कि आपका जो भी फॉर्मूला है उसको मेरा गुणांक है उसका यूज करके मेरे गुणांक के द्वारा उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो हम जो भी फॉर्मूले हैं उसमें हम आई को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये फॉर्मूला लिखेंगे आई मल्टीप्लाई बाय के x2, राइट। बस समझ लो। अब आपके बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। कवतना का उन्नयन, कवतना के उन्नयन का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। वापस याद कर लो, कहीं प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा मोटा कहीं मिस्टेक की हो तो वो वापस यहाँ सुधार देता हूँ आपके। डेल्टा टी बी इक्वल टू होगा के बी। के बी क्या होता है? इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, याद है? मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी लिखा था। लेकिन यह वॉन्ट हॉप साहब ने ये कहा था भाई ये फॉर्मूला आपके जो आयन वियोजित या सहगुणित होते हैं उनके लिए सही नहीं बैठेगा। तो इनके लिए सही बिठाने के लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको फैक्टर दिया उस फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका सही बैठ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? हम वॉन्ट हॉप साहब के फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये सही बैठ जाएगा।
या आई आ जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय के बी मल्टीप्लाई बाय एम। बात को याद रख लेना है कि जो भी आयन आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर वो सेगुणित या वियोजित हो रहे हैं तब कवोतना का उन्नयन इस फॉर्मूले से निकालना है। इसी प्रकार हिमांक का अवनमन याद आ गया होगा, डेल्टा टी बी किससे निकालेंगे अपन, डेल्टा टी बी इक्वल टू निकालेंगे आई, सॉरी और मिस्टेक कर दी, बी नहीं रे एफ आएगा रे यार, ये मैं थोड़ा शब्दों के अंदर उलझ जाता हूँ। हिमांक में अवनमन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आ जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको लिखते हैं के एफ से, और इनटू मोलेलिटी। बोला अब आपके एकदम भाई ये सही मिलेगा हिमांक का अवनमन, क्योंकि आपने अब हमारा आई फैक्टर यूज कर लिया है। यह मैं आपको एक बात समझा देता हूं। सपोज करो अगर KCl का हिमांक में अवनमन दे रखा है आपको KCl आयन के लिए, या मैं यहाँ NaCl लिख देता हूँ जो कि बहुत बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, नमक सॉल्ट, और ये आपके बार बार एग्जाम में भी आता है। NaCl के लिए अगर आपको हिमांक का अवनमन पता हो और या मोलर मास निकालना पूछे आपसे, तो बिना आई के अगर आप मोलर मास निकालोगे तो बिल्कुल सही नहीं आएगा, गलत ही आएगा। तब आपको यहाँ फॉर्मूला बनेगा आई मल्टीप्लाई बाय के एफ मल्टीप्लाई बाय, मल्टी को चेंज कर देता हूँ, विलय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलय का मोलर मास M2 मल्टीप्लाई बाय विलायक की किलोग्राम के अंदर मात्रा W1 kg। अब इससे आप निकालोगे M2 तो बिल्कुल सही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने I को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और NaCl के लिए I का मान कितना होगा? NaCl में क्या होता है, NaCl आयनों में वियोजित हो जाता है। तो NaCl के लिए हम I कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 बट्टा वियोजन से पूर्व कितने कण रहेंगे? 1, तो आई का मान कितना आएगा? 2। बस यहाँ आपको आई की जगह 2 यूज करना पड़ेगा, तब आपके एकदम सही आ जाएगा। अगर यही आपको ग्लूकोज की पूछ था C6H12O6 लिख देता तो हमारे को आई की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ना तो ये ग्लूकोज है, ना तो ये सेगुणित होता है और ना ही ये वियोजित होता है। नाइदर एसोसिएटेड और नॉर डिसोसिएट, ना तो ये सेगुणित होता है ना ये वियोजित होता है। पहले भी एक कण ही रहेगा, बाद में भी एक कण ही रहेगा। इसी प्रकार जो वॉन टॉप साहब ने विलियन का प्राशन दाब के अंदर का फॉर्मूला जो था, इसको भी इसने इंप्रूवमेंट कर दिया। क्या इंप्रूवमेंट कर दिया? अब तो आपको पता है पाई इक्वल टू इसने क्या कर दिया? ICRT कर दिया, ICRT। बस ये ध्यान रखना, जो हमने 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे उन चारों में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? आई करके इन सभी इक्वेशन को हमने इंप्रूवमेंट कर दिया था, ताकि अब आपका चाहे वो सगुणित हो चाहे वियोजित हो, अब आपका आंसर एकदम सही आएगा जब आप आई को यूज करोगे तब। अब साथियों एक बात छोटी सी है, बहुत काम की बात है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। वियोजन की मात्रा अल्फा तथा आई में संबंध क्या है? वियोजन की मात्रा अल्फा और आई हमारा क्या है? वॉन टॉप फैक्टर। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा इक्वल टू, एग्जाम में भूल जाओ तो ध्यान रखना, कैसे भूलोगे? अल्फा लिख देंगे, संबंध आई में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आई है, तो आई को लिखना है ऊपर, I-1, सीधा याद कर लो इसको। बस ये बहुत बड़े, इसको निकालते भी है लेकिन निकालने के चक्कर में आप ये मेन चीज ही भूल जाओगे। डिवाइडेड बाय क्या करना है? N-A करना है। आप बोलोगे सर N क्या है? N है आयनों की संख्या वियोजन के पश्चात। जैसे NaCl है तो NaCl में कितने आयनों में टूटेगा साथियों? ये 2 आयनों में टूट जाएगा, Na प्लस के अंदर और Cl माइनस के अंदर। तो NaCl के लिए जो N की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। क्लियर? दूसरा देखें, अगर कोई दूसरा आयन ले रखा हो आपके, सपोज करो इसने ले लिया K2SO4, क्या ले लिया? K2SO4 ले लिया, तब क्या करोगे? K2SO4 ले लिया तो इसको आप आयनों में तोड़ोगे, तोड़ दो आयनों में, कौन कौन सा आयन टूटेगा? एक तो K प्लस के अंदर, दूसरा SO4 माइनस 2 आयन के अंदर। बैलेंस करो, पोटेशियम कितने हैं यहाँ पर? 2 लेना पड़ेगा, तो कितने आयन टोटल, कितने आयन हो गए? 3 आयन हो गए, 2 पोटेशियम के 1 सल्फेट का, यानी यहाँ पर N बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये तो समझ में आ गई, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके यह है कि वियोजन की मात्रा
अल्फा और वॉन ऑफ फैक्टर आई में संबंध। ठीक है, इसी प्रकार देखो सेगुणन की मात्रा को भी इसने अल्फा ही लिखा है और आई में संबंध। आप बोलोगे सर यही अल्फा और यही अल्फा, हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि वियोजन हो रहा है या सेगुणन हो रहा है। अगर लिख के नहीं दिया तो आपको वो पहचानना पड़ेगा कि सेगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। या इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करता हूं, आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? इक्वल टू ऊपर जो लिखा हुआ है वियोजन वाला सेम टर्म लिख दो, i-1 लिख दिया, बट्टा एक चीज और कर दो, नीचे वाले को उलट दो। n-1 है तो सेगुणन के समय कर दो 1-n। एक चेंज तो आपको ये करना है साथियों। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, या i-1 को आपको मल्टीप्लाई करना है n से, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर विद्वान साथियों? इतनी बातें तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। इतनी पढ़ाई आसान होती तो हर कोई कर लेता ना। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रहेगी, तो यही तो हमारा दिमाग को रीड करना है, करवाना, काम गलती नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ये वियोजन की मात्रा और सेगुणन की मात्रा में मोस्टली मैंने जो क्वेश्चन देखा वो योजन वाला ही देखा है आज तक। ठीक है साथियों, चलते हैं अब आगे अपन। ये तो हो गया हमारा टॉपिक। तो टॉपिक ऐसे क्लियर नहीं होता है, थ्योरेटिकल पढ़ने से कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है। हमेशा आपको प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम सोल्व करना सीखते हैं। और जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करोगे तो फॉर्मूले भी आपकी जुबान पर चढ़ जाएंगे और याद भी रह जाएगा, और आपको मालूम भी पड़ जाएगा कौन सी चीज कहाँ किस प्रकार से अप्लाई होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड स्पेशल एग्जाम 2015 के अंदर। क्या आया देख लो अब आप खुद ही। क्वेश्चन क्या देखो, 1 किलोग्राम जल, बहुत अच्छा, एक तो इसने किलोग्राम में दे दिया, ठीक किया, किलोग्राम बदलने की जरूरत नहीं। जल के हिमांक बिंदु को, तो जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? प्योर वाटर का T0 एफ कितना होता है कि साहब, वो तो हिमांक बिंदु होता है सेंटीग्रेड में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम सभी को पता है क्योंकि पानी 0 पे जाके जमता है। अब इस 0 को कितने पर, हिमांक बिंदु 0 को है ना -40 डिग्री तक डिक्रीज करना है, अवनमन का मतलब डिक्रीज करना है, के लिए NaCl के आवश्यक मोल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता ही है कि हमने पढ़ा था बिल्कुल अच्छी तरह, जैसे हम जल के अंदर नमक ऐड करेंगे, NaCl का मतलब क्या हुआ? नमक ही हुआ ना। जैसे ही हम नमक ऐड करेंगे तो जो विलयन बनेगा उसका हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ये कह रहा है कि मुझे तो -40 तक लेकर जाना है इसको, तब मैं कितना इसके अंदर नमक ऐड करूं? बहुत अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं, कहां तक भी ले जाए, हमें क्या करना है अभी हम आपको बता देंगे कितना नमक ऐड करना है, कितने नमक के अनमोल आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पर जो प्योर वाटर था उसका तो T0 एफ में पता था, जैसे इसने NaCl मिलाया तो ये बन गया विलियन, और विलियन का इसके ये बोल रहा है कि मुझे टी एफ है विलियन का हिमांक बिंदु, वो मुझे करना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें पता है हिमांक में अवनमन होता है, नमक मिलाने के बाद जो विलियन बनता है उसका हिमांक घटता ही घटता है। बात को समझना है, समय पर टाइम, ऐसा मत सोचना कि सर आप इतना धीरे पढ़ा रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन बातों को समझनी तो पड़ेगी भैया। या कोई एक दिन की बात नहीं है कि हाथों हाथ कोई कायाकल्प हो जाए, नहीं, समय देना पड़ेगा आपको। बिना समय कुछ नहीं हो सकता है, समय देना पड़ेगा, चीजों को समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन भी चेंज कर देते हैं तब आपका एग्जाम हॉल के अंदर आपका दिमाग ही काम में आएगा, किसी और का नहीं आएगा। ये बात ठीक हो गई भैया। या इसने के एफ भी दे दिया, क्या होता है के एफ? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, बार बार बता रहा हूँ, इकाई याद रखो, किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो या केल्विन है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है, वो आप सभी को पता है अगर आप मेरे वीडियो पूरे देखे हो तो। लेकिन यह NaCl देखो, NaCl नमक है, और जैसे इसको आप पानी में डिजोल्व करते हो तो ये आयनों में टूट जाता है। कौन से आयनों में टूटेगा? Na+ के अंदर और Cl- आयन के अंदर कितने आयन बना लेंगे? 2 आयन बना लेंगे। वियोजन से पूर्व कितने थे NaCl का? वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 2, पहले कितनी थी? 1। तो क्या आ गया? I का मान आपका आ गया 2। बस ये हमने यहाँ पर I को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, NaCl लिया तब।
और अगर आपने आई को छोड़ दिया है तो फिर आपका ये क्वेश्चन आंसर सही नहीं हो सकता है। तभी हम वॉन टॉप साहब को याद करते हैं कि हमारे जितने भी गलत होने वाले क्वेश्चन थे उन सबको सही किसने करवाया, वॉन टॉप ने करवा दिया। कब करवा दिया? जो भी यौगिक वियोजित या सगुणित होते हैं उनके लिए बात है। अब आपको फॉर्मूला तो सबको आता ही आता है साथियों। फॉर्मूला क्या है हिमांक में अवनमन का? डेल्टा टी एफ, याद रखना भाई, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन क्या लिखा था हमने? के एफ इंटू लिखी थी हमने मोलेलिटी। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहा है ये NaCl के मोल पूछ रहा है। कोई बात नहीं, जो हमारी मोलिडिटी का टर्म है उसको हम क्या करेंगे, आगे विस्तार करेंगे मोलिडिटी का सिर्फ m का। तो क्या होता है m? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितने में? 1 किलोग्राम विलियन, सॉरी 1 किलोग्राम विलायक के अंदर। और विलायक हमारे को कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम ही दे रखा है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को मैं वापस लिख दूं, आगे बढ़ा दूं। क्या बढ़ाऊंगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलिडिटी को लिखूंगा N2 विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक की किलोग्राम के अंदर मात्रा। अब आप बोलोगे सर कि इसको आपने W2 के टर्म में क्यों नहीं लिखा? क्यों लिखूंगा विद्वान साथियों? क्योंकि इसने मोल ही पूछा है, ग्राम में मात्रा नहीं पूछी है, ना इसने अणुभार पूछा है। जितना पूछा है वहां तक अपन फॉर्मूले को रखना चाहिए। क्लियर? डेल्टा टी एफ दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे साथियों? क्योंकि डेल्टा टी एफ का हमें पता है हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक घटता है। तो कैसे निकालते हैं? शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट एफ माइनस विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक को लिखा था हमने टी एफ से। डेल्टा टी एफ निकाल लो यहां से। डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ कितना होता है शुद्ध जल का? देखो यहाँ मैंने लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर माइनस, और टी एफ हमारे को कितना करना है? -40 करना है, तो -40 कर देंगे। क्लियर? तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया है? डेल्टा टी एफ आपके आ गया है प्लस में 40। अब आप बोलोगे सर डिग्री सेंटीग्रेड में हुआ या केल्विन में हुआ? हमने यूज तो डिग्री सेंटीग्रेड वाले में किया था, लेकिन जब अंतर निकालते हैं तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड में आता है उतना ही केल्विन में आता है डिफरेंस। इसको केल्विन मान लो भले ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हालांकि केल्विन में ही होता है। भले डिग्री हमने अंतर निकाला है, अंतर जब भी निकालते दो टेम्परेचर के बीच में, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, एक ही वैल्यू आती है अंतर निकालने में, डिफरेंस निकालने में। तो आपका डेल्टा टी एफ आ गया 40 बराबर के एफ कितना है? 1.86 क्वेश्चन के अंदर दे रखा। और मैंने पहले कहा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जल के लिए के एफ का मान याद ही रख लेना 1.86 और के बी का मान 0.52 मल्टीप्लाई बाय, मेरे साथ बने रहें, कुछ मैं चीजें आपको रिवीजन करवा देता हूं जो याद ही रह जाएगी आपको। N2 मेरे को निकालना ही है, डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है ये 1 किलोग्राम है, तो चाहे 1 किलोग्राम से भाग दो चाहे मत दो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे देखो, निकालना क्या आपको? N2 निकालना है, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा ऊपर, और a का भाग देने से कोई मतलब ही नहीं है, डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे अपन? 1.86। क्लियर साथियों? ये आया? लेकिन इसके अंदर अपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? हम आगे बढ़ गए लेकिन हमने आई तो यूज ही नहीं किया भैया, तो हमें आई भी यूज करना पड़ेगा। कहां पर? फॉर्मूले के अंदर। ये मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए, क्षमा चाहता हूं आपसे, कोई बात नहीं, अभी तो कोई देर नहीं हुई है, हमें आई यहां लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, टेक्निक है, थोड़ी बहुत देखना पड़ता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ इसको अभी तो। N2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा आई। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर भी अपन को आई लिखना ही पड़ेगा, फॉर्मूले के अंदर हमने लिखा नहीं था, कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। आई आपके कितना आएगा NaCl के लिए आपका आई? आई का मान, वांट ऑफ फैक्टर आई का मान आएगा आपके 2, पहले निकाल दिया था देखो मैंने यहाँ पर, लेकिन यहाँ लिखना भूल गया था, तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई का मान 2
मल्टीप्लाई बाय के एफ इंटू N2 बटा 1, तो ये आ गया 40, ठीक है। N2 बराबर क्या 40 हो गया, तो नीचे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.86, इसे एक भाग देने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ये वैल्यू आई हमारी। अब निकालते आगे अपन N2 बराबर 40 के अंदर क्या करो आप 2 का भाग लगा दो, काट दो, यहाँ से काटा पीटा कर दो, 2 का भाग 40 में लगाओ कितना जाएगा 20 बार जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 20 बट्टा क्या आएगा 1.86। अब साथियों ऑप्शन देखो नजदीक है या दूर दूर है, एक में 10 दे रखा है, 21 दे रखा है, 59 और 40 बहुत दूर दूर दे रखा है, कोई बात नहीं। तो जो ये 1.86 है ना, अब यह तो आप 20 में 1.86 का भाग लगाओ, समय बर्बाद करो, या सीधा क्या कर दो 20 के अंदर 1.86 की जगह आप 2 मान लो, 2 मान ले तो सीधा भाग लग जाए, कितना उत्तर आएगा 10 आएगा। 10 तो कहीं है मिलेगा नहीं आपको, लेकिन 10 के आसपास का मिला, 10.75 मिला। क्यों मिला, क्योंकि हमने 1.86 को वैसे 2 माना था, इतना तो आप भी समझदार हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और उत्तर कितना आ जाएगा 10.75 आ जाएगा। बस इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। अगर मैं यहाँ पर आई को भूल जाता साथियों, मान लो जैसा कि अभी भूला था, आप भी एग्जाम में भूल गए, तो फिर आपका उत्तर नंबर मिलता 221.5 और आप यहाँ सही करके आ जाते कि हमारा सही हुआ, बाहर आके मालूम पड़ता गलत हो गया। यही टेक्निक होती है एग्जामिनर की, ठीक है ना, क्योंकि जो हम गलत उत्तर निकालना चाहते हैं वो भी निकल के आ जाता है। नहीं अगर ये नहीं मिलता तो हम वापस देखते, लेकिन मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ जो वियोजित होते हैं उनके लिए आई का मान ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्या क्वेश्चन आया, ये आया स्कूल लेक्चर 2022 के अंदर। क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं एक बार। एक 1 × 10 की घात -2 m मोलर अम्ल विलयन का, ये आपको दे रखी है मोलरता या सांद्रता मान लो, सांद्रता ही मान लो C, प्रश्न दाब पट सांद्रता लिखते हैं अपन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये दे रखा है आपको टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में यूज करना है विद्वान साथियों, केल्विन के अंदर। तो 27 के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे 273 कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और केल्विन में बदल देंगे, कितना आ जाएगा आपके 300 केल्विन आ जाए, कोई बात नहीं। का प्राशरण दाब दे रखा है 0.248 एटमॉस्फेयर है, पाई भी आपको दे दिया, ठीक है। अम्ल का वॉन्ट ऑफ गुणांक की गणना करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई की गणना करो। अब आप आई कैसे भूलोगे, दिया गया है आपको आर का मान, और मैंने कहा प्रश्न दाब के अंदर प्रीवियस वीडियो में कहा था इसी यूनिट के अंदर आर का मान होना चाहिए, बाकी किसी यूनिट में काम नहीं करेगा आपका। तो आंकड़े आपके पास आ गए, प्रश्न दाब का फॉर्मूला आता है, तो पाई इक्वल टू, अब हमने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले के अंदर आई नहीं भूलना है, ICRT होगा। पूछा क्या इसने, आई पूछ लिया है, वांट ऑफ फैक्टर आई, तो आई निकाल देंगे, आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा आपके प्राशरण दाब, नीचे क्या आ जाएगा CRT आ जाएगा, क्लियर। तो आप बोलोगे सर C क्यों लिखा, क्योंकि इसने सांद्रता ही दे रखी है हमारे को, अगर इसने गुणा भाग नहीं करवाया है, ये सिर्फ हमारे को I के बारे में जानना चाह रहा था, तो I इक्वल टू लिख देते हैं। प्राशरण दाब कितना है 0.248, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय सांद्रता C कितनी दे रखी है रे, 1 × 10 की घात -2 दे रखी है, R कितना दे रखा है 0.082 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 दे रखा है, बस यही दे रखा है आपको, ठीक है साथियों। अब देखो आप बात को समझो, ये तो हमने जमा लिया, अब इसको आप सोल्व कैसे करोगे, ये भैया आप आपकी टेक्निक होती है, कैसे आप सोल्व करते हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा तरीका आपको सही लगे नहीं लगे उससे कोई मतलब नहीं। केमिस्ट्री तो आपकी यहाँ खत्म हो गई, अब आपके आती है गुणा भाग गणित के, वो आपका अलग दिमाग है, आप कैसे सोल्व करते हो, मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ बता देता हूँ आपको, तरीका पसंद आवे कि नहीं आवे। 3 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा आपके, पहला काम तो ये हो गया आपके। अब देखो ये जो 300 है ना, इस 300 को हम लिख सकते हैं, इस 300 को क्या लिख सकते हैं 3 × 10 की घात 2 लिख सकता हूं,
ऐसा करने से क्या होगा, मेरे को क्या फायदा होगा, ऐसा करने से जो 10 की घात -2 है ना, ये 10 की घात +2 से कट जाए, क्योंकि दोनों नीचे ही है वैल्यू, माइनस भी नीचे प्लस भी नीचे। क्लियर। तो मेरा क्या बचा, देखो ऊपर तो बचा है मेरा i इक्वल टू 248, क्योंकि पॉइंट हटा चुका हूं मैं नीचे पहले से। नीचे क्या बचा 82 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा, ये 3 ही बचा, ध्यान रखना, क्योंकि 300 का हमने 3 × 10 की घात 2 करके 10 की घात -2 से 10 की घात +2 कैंसिल आउट कर दिया, तो नीचे बचा आपके सिर्फ 3, देख लो। और बाकी आप कैसे करते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे को कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना सही चाहिए, करेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। 248 बट्टा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, 246। देखो भैया कितना आसानी से हुआ ये। अब आप ऑप्शन चेक करो, 1 0.4 1.50 0.02, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ये ऊपर 248 है, 248 है, नीचे 246 है, क्या ही फर्क पड़ता है, ये 246 को 248 ही मान लो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस यही अपन को देखना था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ज्यादा गुणा भाग में मत उलझ के बैठ जाना भैया, ठीक है ना। इसको केमिस्ट्री से मतलब होता है और कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर क्या क्वेश्चन आया था, देखो क्या कह रहा है, 0.1 m बेरियम नाइट्रेट विलियन के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक आई कितना दे रखा है, 2.74 है, तब 2.74 सॉरी है ना, तब वियोजन की मात्रा क्या होगी, गणित में नहीं उलझे। यानी एक तो दे रखा है इसने वॉन्ट ऑफ गुणांक आई दे रखा है, और पूछा क्या है, वियोजन की मात्रा अल्फा पूछी है। तो सभी साथियों को, मेरे सभी प्यारे विद्वान साथियों को तो पता ही है कि वियोजन की मात्रा, यहाँ लिखा ना मैंने, अल्फा क्या मतलब हुआ, वियोजन की मात्रा दे दी इसने, वियोजन की मात्रा अल्फा, और आई में हमारे को संबंध पता है, क्या संबंध होता है, i-1 डिवाइडेड बाय n-1। क्लियर। इसने अल्फा पूछा है, एन क्या होता है, एन होता है वियोजन के पश्चात आयनों की संख्या। तो बेरियम नाइट्रेट था, इसको डिसॉल्व करोगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, और किस प्रकार से टूटेगा ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं है तो फिर कोई इलाज नहीं है भैया। बेरियम की वैलेंसी हो जाएगी आपके +2 और नाइट्रेट की हो जाएगी -1। अब इसको आप कर दो बैलेंस, बेरियम का तो एक ही मोल रहेगा, NO3 कितने हो जाएंगे, 2 मोल, तो यहाँ 2 कर दो। एक बेरियम का आयन है और 2 नाइट्रेट के आयन है, कुल कितने आयन हो गए वियोजन के बाद में, 3 कणों की संख्या आ गई, 3 मोल आ गए, कैसे भी बोल दो, आयनों की संख्या कितनी आई, 3। तो 3 क्या निकल के आया आपके, n निकल के आए, कोई बात नहीं। आई का मान कितना है, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई 2.74 है, -1 डिवाइडेड बाय n 3 -1, ओलोसा निकाल दो अल्फा, 2.74 में से 1 घटा दो, क्या बचेगा, 1.74 बचेगा है, डिवाइडेड बाय 3 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये आया साहब, ये क्या आया है, अल्फा, वियोजन की मात्रा आई। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, क्या दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है वियोजन की मात्रा सब के सब में, तो इसको परसेंटेज में बदल दो, हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, बदल दो परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हो आप, 100 से गुणा करते हो, कर दो 100 से गुणा, 1.74 बट्टा 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा करने से हमारे को तो फायदा ही हुआ। क्या फायदा हुआ, हमारा पॉइंट हट गया ना, पॉइंट 2 संख्या के बाद पॉइंट था, तो 174 डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा, 2 कर दो डिवाइड, कितना आ गया परसेंटेज के अंदर, अब आपका आंसर 8 2 जा 16 और 8 7 जा 40, 87%। कहीं दे रखा है क्या रे भाई, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। कितना आसान क्वेश्चन था, किसमें पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। वॉन्ट ऑफ गुणांक आई और वियोजन की मात्रा में संबंध आना चाहिए, बाकी गुणा भाग से कोई मतलब नहीं था इसको। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर क्या पूछा गया, देखो इसमें आपको कुछ नहीं क्लियर हो जाएगी। किसी विलेय के 0.01 मोल प्रति लीटर विलियन में, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही दे रखा पदार्थ के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक आई का मान, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई का मान कितना दे रखा है, 1.5।
यदि पदार्थ का अणुभार 75 मिला इसको तो पदार्थ का वास्तविक अणुभार क्या होगा। बात क्वेश्चन को समझ लो। ये कह रहा है कि जब मैंने किसी कोई विलेय पदार्थ है, पता नहीं कौन सा विलेय लिया, जब इसने 0.01 मोल प्रति लीटर विलयन लेकर के इसने वो प्रैक्टिकली इसका अणुभार निकाला तो इसको 75 मिला था। तो ये बोल रहा है कि वास्तविक क्या होगा। तो हमें क्या पता है कि जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई होता है वो आई का संबंध पता होता है हमारे को। आई का मतलब क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान, नॉर्मल, या उसको बोल दो आप वास्तविक, ठीक है। और नीचे क्या आता है, ये तो वास्तविक अणुभार हो गया है। अब एक कुछ टर्म्स में आपस बता रहा हूं आपको रिवीजन के लिए। सामान्य बोलो चाहे वास्तविक बोलो, इसको और बोल सकते हैं थ्योरेटिकल और बोल सकते हैं कैलकुलेटेड। बस ये ध्यान रखो, इतने नाम ध्यान रख लो। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी से बोलता हूं, लेकिन याद आपको रखना पड़ेगा। लेकिन यही बात अगर अणुसंख्या गुणधर्म की आती तो ये उल्ट के नीचे आ जाता। बस ये ध्यान रखना है। नीचे क्या आएगा, असामान्य मोलर मास। असामान्य बोल दो आप उसको, या उसको बोल दो प्रैक्टिकली बोल दो, और क्या बोल दोगे, ऑब्जर्व बोल दो। बस ये ध्यान रखो साथियों। इसने पूछा कौन सा है, वास्तविक पूछा है, दिया निकाला कौन सा इसने, अणुभार असामान्य निकाला, या इसको बोल दो ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाला है इसने। मोलर मास को ही बोलते हैं अणुभार, ठीक है साथियों। अब देखो आगे बात समझो, बात को समझो। I इक्वल टू सामान्य वास्तविक निकालना है हमारे को, x मान लेता हूं, डिवाइडेड बाय असामान्य दे रखा है इसने, असामान्य नहीं दे रखा लेकिन ये ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है। असामान्य बोलो चाहे ऑब्जर्व्ड बोलो, ये अलग अलग टर्म होते हैं, आपको कौन सा टर्म सभी याद रखने पड़ेंगे। I इक्वल टू x बट्टा 75, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, I का मान दे रखा, पहले I का मान लिख देते हैं अपन। आई का मान कितना दे रखा इसने, आई का मान दे रखा 1.5, 1.5 बराबर x बट्टा 75, ठीक है साथियों। अब आगे देख लो, x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 75, क्लियर। अब देखो उत्तर, पहले ऑप्शन देखो, गुणा भाग बाद में कर लेना जरूरत पड़े तब। 60 तो हो नहीं सकता है, 75 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गुना हो रहा है 1.5 से, 50 तो कहां से होगा यारों। तो वो उत्तर क्या आएगा, एक नंबर ही आएगा। तसली नहीं हो रही है तो गुणा करके देख लो, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर 75 से अधिक दो ऑप्शन होते तो क्या पता, हम गुणा करके देखना पड़ता। इन ऑप्शन ही एक है तो क्या देखें यार, इतना स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं। KCl के 50% वियोजन के लिए वॉन्ट ऑफ कारक आई का मान पूछा है। क्वेश्चन आया था स्कूल लेक्चर 2015 के अंदर, क्लियर। आपको निकालना क्या, आई निकालना है। KCl का क्या होता है, वियोजन होता है। तो वियोजन के समय, यहाँ इसने लिखा नहीं वियोजन या सहगुणन, इतने स्मार्ट तो आप ही हो। KCl दो आयनों में टूटेगा। पूरी राम कहानी हमने आज KCl की तो की थी, किसमें टूट जाएगा, एक K+ के अंदर और दूसरा Cl- के अंदर। तो इसके लिए जो n है आयनों की संख्या, n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वियोजन के पश्चात ये दो आयनों में टूटता है। दो कण मिलेंगे, इसको 2 मोल मिलेंगे, एक मोल के 2 मोल मिलेंगे, एक कण के 2 मोल मिलेंगे, एक आयन के 2 आयन दिखाई देंगे, ठीक है। आई का मान पूछा है तो हमारे को संबंध पता है, अल्फा इजिकल टू क्या होता है, I-1 डिवाइडेड बाय n-1। कब, जब वियोजन हो रहा हो तब ये आता है अल्फा, वियोजन की मात्रा और वॉन्ट ऑफ गुणांक आई के अंदर संबंध। याद होगा, याद नहीं होगा तो याद कर लेना ही है, याद होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई बात नहीं। वियोजन की मात्रा कितनी दे रखी है अल्फा, इसने 50%, 50% तो दे रखी है साथियों, लेकिन परसेंटेज को हटा दो। कैसे हटाओगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, कर दो 100 से डिवाइड, तो कितना आई भाई, 0.5 ही आई कि नहीं आई। अल्फा कितना आ गया आपने, 0.5, 0.5 इक्वल बराबर के अंदर आई का मान तो निकालना ही है, तो निकाल दो I-1। n का कितना मान है, 2, तो 2-1, क्या ही बचेगा रे यारों, 0.5 इक्वल टू I-1। आराम से करना, धीरे धीरे बच्चों की तरह, गुणा भाग में गलती करके मत आ जाना। 2 में से 1 गया, पीछे क्या बचा, 1 बचा, ओलोसा। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन, है वज्र गुणा कैंची गुणा कहीं बोलिया करो जो को भी है। तो क्या आएगा, I-1
बराबर 0.5 को 1 से गुणा करोगे तो क्या रहेगा, 0.5 ही रहने वाला है। निकालना क्या है, आई का मान। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, 0.5 और जो को बराबर करना -1 है, अन्य जाए कहीं जाए +1 हो जाए, 1 में 0.5 जोड़ दो, जोड़ दिया क्या आएगा, 1.5 आएगा सर। कहाँ है 1.5, ये बेटा 1.5 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर कर दो करेक्ट आंसर 1.5। बस ये बात है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कब आया वो क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन है, अभी हाल ही लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ उसके अंदर आया है। क्या क्वेश्चन था देख लो पहले तो आप। क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, थोड़ा वो 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन को ध्यान से तसल्ली से पढ़ लेना। एग्जाम हॉल के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी से बोलता हूं आपको। निम्नलिखित में से किस विलयन का प्रासरण दाब सर्वाधिक है। ये प्रश्न आपका फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका सर्वाधिक है। पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT होता है। आई कब देखना है, जब वियोजन या सहगुणन हो रहा हो। क्लियर। पहली बात क्या दे रखा, ग्लूकोज, इसमें तो कोई सहगुणन वियोजन नहीं होता है। दूसरा क्या दे रखा, यूरिया, इसमें भी नहीं होता है। NaCl में तो होता है साहब, और सुक्रोज में नहीं होता है। सुक्रोज में ना सुक्रोज, यूरिया और ग्लूकोज, इन तीनों में सहगुणन या वियोजन नहीं होता है। क्योंकि ग्लूकोज में नहीं होता है तो ग्लूकोज के लिए आई का मान कितना रहने वाला है, 1। यूरिया के लिए आई का मान कितना रहने वाला है, 1। लेकिन NaCl क्या करता है, Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस वास्ते भैया आप आई रो मान कितना आई, 2 आए। क्यों आए 2 भाई, क्योंकि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी मिलेगी आपको, 2 बट्टा, पहले कितने थे, 1 कण थे, 2/1 मतलब 2 आएगा आई का मान। क्लियर। सुक्रोज के लिए आई का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आप इसको रिस्क नहीं लेनी है कि यही उत्तर सही होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर प्रश्न आपका फॉर्मूला तो ये होता ही है। क्या सब इसके लिए टेम्परेचर सबके लिए समान रहेगा, रहेगा, कोई बात नहीं। आर का मान सबके लिए समान समान। क्या सांद्रता भी समान दे रखी है, क्या सांद्रता समान नहीं दे रखी है, इसमें अलग अलग दे रखे देखो। लेकिन इसमें एक चीज और कॉमन है, सभी को ये वॉल्यूम 1 लीटर ही ले रहा है, ये अच्छी बात है इसकी, ताकि हमारे को कम मेहनत करवाएगा ये। तो एक कदम आगे बढ़ गए हम, क्या बढ़ गए कि वॉल्यूम सब में समान है। जो सांद्रता C का टर्म है, इसको आप ओपन करोगे तो क्या आता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा W2 बट्टा विलेय का अणुभार M2 इंटू आता है वॉल्यूम। सिर्फ और सिर्फ मैं सांद्रता कंसेप्ट को बता रहा हूं आपको। क्लियर। लेकिन इन चारों ऑप्शनों में वॉल्यूम सबका समान है, लेकिन ग्राम में मात्रा अलग अलग दे रखी है। 90 ग्राम, 60 ग्राम, 58.5 ग्राम, 342.2 ग्राम। तो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, पाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अपन पाई का वैल्यू, यहाँ देख लो। पाई का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि सबके लिए आई का मान अलग अलग है, इंटू सांद्रता के अंदर वॉल्यूम समान है, तो W2/M2 से निकाल लो आप, इतने से आपका काम बन जाएगा। पहले निकालते हैं ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए आई का मान कितना, 1 मल्टीप्लाई बाय ग्राम में मात्रा 90 ग्राम बट्टा ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, मोलर मास 180 होता है ना। तो कितना आएगा, इसको 1 से गुणा करने से कोई मतलब नहीं, 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या, 0.5 आएगा प्रासरण दाब। ठीक है। यूरिया में देख लो, आई का मान कितना, 1 गुणा, प्रैक्टिस करते जाओ आप साथ साथ में। यूरिया के ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 60 डिवाइडेड बाय यूरिया का मोलर मास कितना होता है भाई, 60 ही होता है। तो क्या 60 से 60 कट गई है, क्या आएगा, 1 आएगा प्रासरण दाब। NaCl के 58.5, तो NaCl के लिए आई का मान 2 मल्टीप्लाई बाय W2 ग्राम में मात्रा 58.5, और NaCl का अणुभार भी कितना होता है, 58.5। तो कट गया ना, तो क्या बचा इसके अंदर, 2 बच गया। सुक्रोज, सुक्रोज में आई का मान 1 मल्टीप्लाई बाय ग्राम में मात्रा 34.2, और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, 342। अब तो याद हो गया, 10वां वीडियो है विलियन का। पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, आएगा बिल्कुल। 342 से 342 कट जाएंगे, 1/10, 1/10 का मतलब क्या हुआ, 0.1 आया ATM के अंदर प्रासरण दाब। पहले में कितना आया, 0.5 आया, आया कि नहीं आया देख लो, आया सा। दूसरे में कितना आया रे,
दूसरे में सर आया हमारा कितना, 1 आया है, ठीक है। तीसरे में कितना आया, 2 आया है। चौथे में कितना आया, 0.1 आया है। तो बता दो कौन सा ज्यादा है रे, के साथ 2 बड़ा ज्यादा है। 2 किसका है, NaCl का है। बस कुछ नहीं करना है, NaCl का ही सही करना है। वैसे ये NaCl का सही होता, फिर भी मैंने आपको इसको गुणा भाग इसलिए करवाई थी, माथा फोड़ी इसलिए करवाई, कई बार ये गलत भी हो जाता है, क्योंकि इनमें से ग्राम में मात्रा अलग अलग दे रखी थी। अगर सबकी सांद्रता भी समान दे देता, तब हम सिर्फ आई के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के अंदर हाल ही में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसका वॉन्ट ऑफ गुणांक K3FeCN6 के समान होगा। वॉन्ट ऑफ गुणांक आई पूछा है, तो पहले तो हम देख लेंगे भाई जो दिया हुआ है किसके समान होगा, ये तो बाद की बात है। पहले K3FeCN6 खुद का कितना होगा, Fe(CN6) कॉम्प्लेक्स आयन है, मालूम पड़ा आपको, उपशेष योजक यौगिक है। कौन से आयनों में टूटेगा, एक तो टूटेगा ये पोटेशियम प्लस के अंदर, और दूसरा टूटेगा ये कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 का कितना आ जाएगा, पावर -3 आ जाएगा। कर दो बैलेंस कर दो। पोटेशियम कितने हैं, 3 है, और ये तो 1 ही है। चलो कुल कितने आयन हो गए, 4। आई का मान कैसे निकालते हो, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, मोलों की संख्या, आयनों की संख्या कितनी, 4। पहले कितने थे, 1, तो आई का मान कितना मिला आपको, 4 मिला है। अब किसका कितना आई का मान है देख लो, मैं निकाल के बताऊं वापस आपको, जरूरी नहीं है। NaCl 2 आयनों में टूटेगा, तो इसके लिए आई का मान कितना होगा, 2 होगा। Na2SO4 किस प्रकार ब्रेक डाउन होगा, सभी को पता है, नहीं पता है तो देख लो। एक तो टूटेगा आपके किसके अंदर, Na+ के अंदर, दूसरा SO4-2 के अंदर। सोडियम कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो कुल कितने आयन हो गए, 3। इसके लिए आई का मान आ गया 3। L2SO4 को देख लो साथियों, 1 मिनट इसको मैं कर देता हूं आपके ऊपर एक तरफ, सॉरी, जगह की बना लेते हैं अपने लिखने के लिए। L2SO4 का होल थ्राइस तोड़ दो आयनों के अंदर, इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 हो जाएगी, सल्फेट की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। बैलेंस कर दो, एल्यूमिनियम के कितने आयन, 2, सल्फेट के 3, तो कितने कुल आयन हो गए, 5। तो इसके लिए कितना आएगा, आई का मान 5। तो सही कौन सा होने वाला है, 4 ही होने वाला है ना। तो निकालना कितना, आई का मान 4 निकालना है, तो इसमें 2 आया, सही हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता है। फिर भी रिस्क नहीं लो तो इसका भी निकाल दो, किसका, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, AlNO3 का होल थ्राइस निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं भाई। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 हो जाएगी, नाइट्रेट की -1 हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम तो 1 मोल ही है, यहाँ कर देंगे अपन 3। तो कुल कितने आयन हो गए, 3 तो हो गए, नेगेटिव आयन 1 हो गया, पॉजिटिव आयन 4 हो गए ना। तो इसके लिए कितनी वैल्यू आई, आई की वैल्यू 4 आई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 ही सही होगा भैया। समय तो लगा है, लेकिन सब ऑप्शन को हमने क्लियर कर लिया है। भाग के नहीं जाना है भैया, खरगोश की तरह नहीं बनना है, कछुए की तरह बनना है हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट 28/6/2022 के अंदर क्वेश्चन क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित विलीनों में से किसका प्राशन दाब उच्चतम होगा। प्राशन दाब उच्चतम होगा, पाई इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, आई वॉन्ट ऑफ गुणांक ICRT, राइट। M/10 NaCl, M/10 यूरिया, M/10 BaCl2, M/10 ग्लूकोज। क्या अच्छी बात है रे, अच्छी बात यह है कि सब में सांद्रता भी बराबर दे दी है, सबकी सांद्रता 1/10 है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया बेचारे ने, हमें ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करवाएगा। R और T तो सब में एक ही रहने वाला है, कॉमन चीजों को छोड़ दो, पीछे क्या बचा, I। जिसका I ज्यादा उसका प्राशन दाब भी क्या ज्यादा रहेगा, बस क्लियर। NaCl में आई का मान कितना निकालोगे आप, कैसा 2 निकालेंगे, क्योंकि 2 आयनों में टूटेगा। यूरिया ना टूटेगा ना जुड़ेगा, आई का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि सगुणन या वियोजन के 50 विकर्णों की संख्या 1 और पहले भी 1।
BaCl2 में I का मान कितना होगा? आप बताओगे सर BaCl2 में तो 3 होगा, कैसे होगा 3? बता देता हूँ भैया आपको, फिर भी देख लो भाई। बेरियम की वैलेंसी +2, Cl की -1, कर दो बैलेंस। बेरियम तो एक ही है, क्लोरीन कितने आइन है? 2 आइन, ये 2 लिख दो, 2 और 1 कितने हो गए? 3 आइन। तो इसके लिए I का मान कितना हो जाएगा? 3। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज तो क्या होता है? ना होता है वियोजित, ना होता है सहगुणित। I का मान कितना रहेगा? 1। ज्यादा I का मान किस में रहे? ज्यादा तो भाई मैंने BaCl2 में दिखे तो, और ये आपको उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भैया, लेक्चरल टेक्निकल एजुकेशन 2020 का क्वेश्चन आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन ही असली परीक्षा लेने वाला था। इसने देखो क्या दे रखा है, 1.80 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोलकर विलियन ए बनाया। इसने बना दिया, हम बना देंगे अभी, कोई बात नहीं। तथा 1.2 ग्राम एसिटिक अम्ल को 200 ml जल में घोलकर विलियन बी बनाया गया है। यदि विलियन ए और बी के प्राशन दाब क्रम से पाई ए और पाई बी है तो पाई ए और पाई बी का संबंध होगा। बहुत बदमाशी की भाई, सांद्रता सेम नहीं दी, कोई बात नहीं, नहीं दी तो। प्राशन दाब का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है ICRT, आई वांट ऑफ गुणांक, सी सांद्रता, आर और टी। ये सबको पता, याद रह गया होगा। ठीक है, अब देखो गलती क्या होने वाली है। अब आप अगर ज्यादा दिमाग लगा दिया तो फिर गलत करोगे। क्या गलत करोगे? ग्लूकोज है, ग्लूकोज ना तो होता है वियोजित और ना होता है सहगुणित, तो इसके लिए हमारा I का मान ग्लूकोज के लिए कितना आएगा? 1। विलियन ए के लिए तो, विलियन ए फॉर एप्पल वाले के लिए तो I का मान आएगा 1। अब आओ इधर एसिटिक अम्ल, अब कह दो कि सर यहाँ I का मान कितना आएगा? या तो इससे गुणित हो रहा है तो I का मान आएगा 0.5। बस ये गलती कर चुके हो आप। हाँ, तो अब क्या बात है, ये मैंने ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ऐसा कर दिया आपने तो फिर आप गलत कराओगे। क्यों? क्योंकि एसिटिक अम्ल सहगुणित तो होता है, लेकिन किसमें होता है? बेंजीन के अंदर होता है। ये बात बताई थी मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही। अभी चाय नहीं पीनी भाई, बेंजीन के अंदर होता है। लेकिन यह तो बेंजीन में नहीं, इसको जल में घोल रहा है, तो जल में ना ये सहगुणित होगा ना ये वियोजित होगा। बस यही इसकी क्वेश्चन की मेन खासियत थी जो आपको समझनी थी, पकड़नी थी। तो जब भी एसिटिक अम्ल बेंजीन में घोले तभी इसको आप सहगुणित करना है, अदरवाइज नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एसिटिक अम्ल के लिए भी हम I का मान क्या मानेंगे? 1 ही मानेंगे। बात ये थी गलती होने वाली चांसेस इसके। क्लियर? एसिटिक अम्लों, फॉर्मिक अम्लों, बेंजोइक अम्लों, ये सहगुणित तो होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायक बेंजीन में होते हैं। जल में घोलने पर सहगुणित या वियोजित नहीं होते हैं। वियोजित भी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। बस ये बात समझनी थी। तो इन दोनों विलियन, जो विलियन ए और विलियन बी बनाएंगे और इनके प्राशन दाब की अपन तुलना करेंगे तो क्या क्या चीज कॉमन रहेगी? टेम्परेचर दोनों में कॉमन रहेगा, तो टेम्परेचर को अपन को यूज ही नहीं करना है ना। आप टेम्परेचर हमारे को दिया हुआ है, आर का मान दोनों के लिए सेम रहने वाला है, इसी को छोड़ दो, इग्नोर कर दो। आई का मान भी सेम है, इसी को इग्नोर कर दो। सिर्फ किसको पकड़ना है? सांद्रता को पकड़ना है। सांद्रता भी कैसे निकालते हो आप? सांद्रता का फॉर्मूला आप सभी को पता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा W2 बट्टा विलेय का अणुभार M2 इंटू विलियन का आयतन किसमें? लीटर के अंदर। बार बार बोल रहा हूं, अब तो आपको याद रह गया होगा। भागना नहीं है, छोड़ करके स्किप नहीं करना है, निकाल लो बलियां आप एडवांस में निकालना चाहो तो। विलियन ए के अंदर क्या दे रखा? ग्लूकोज कितना? 1.80 लिख दो, 1.80। ग्लूकोज का अणुभार याद हो गया होगा 180। कितना विलियन बनाया इसने? 100 ml। 100 ml को बदलना लीटर के अंदर तो जाएगा 0.1 हो जाएगा ओलो साहब। अब ले लो विलियन बी का। विलियन बी में एसिटिक एसिड कितना लिया इसने? 1.2 ग्राम लिया, ले लिया कोई बात नहीं, बट्टा एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना? 60 मल्टीप्लाई बाय इतना ml, 200 ml। 200 ml क्या लिखेंगे अपन? 0.2 लीटर, 1000 का भाग लगा देंगे। बस बस ये बात हो गई। अभी नहीं पीनी चाहिए, बाद में देखेंगे। नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, दो संख्या के बाद पॉइंट है,
यहाँ दो संख्या बढ़ा, यहाँ 0 लगा देते हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है। 0.1 लिखो चाहे 0.10 लिखो, इससे हमारे को फायदा क्या हुआ, हमारे को फायदा ये हुआ कि हम 0 से 0 काट देंगे। 0 से 0 कट गया भैया, तो ऊपर क्या बचा 180, नीचे भी 180, कर दो कैंसिल आउट। तो आपको कितना बचा, यहाँ 1/10 बचा है। इधर देखो, एक संख्या के बाद पॉइंट है, काट दो, इधर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, काट दो। 12 को डिवाइड, 12 12 1 जा 12 है, 12 5 जा 60 होते हैं ना, होते हैं साहब। ऊपर तो बचा आपके 1 बट्टा क्या बचा, 5 दूनी 10, यानी कहीं इधर भी 1/10, इधर भी 1/10, दोनों क्या है, बराबर है। तो विलियन ए का प्राशन दा पाई ए जस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बी हो जाएगा। तो कहां दे रखा, पाई ए इक्वल टू पाई बी, ये बेटा आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हो गया करेक्ट आपका। ये इस क्वेश्चन की टेक्निक थी। जिन भाई विद्वान साथियों ने एसिटिक अम्ल को डाइमर बना दिया और अल्फा आई का मान 0.5 निकाल दिया, उनके लिए क्या हो गया, पाई बी छोटा हो गया होगा, है ना, अलग होगा ना, बराबर तो कैसे होगा। ठीक है साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल लेक्चर 2013 के अंदर क्वेश्चन क्या आया, अधोलिखित में से कौन सा जलीय विलयन उच्चतम क्वथनांक दर्शाता है, पूर्ण आयनीकरण मानते हुए, बात को समझें। क्वथनांक में वैसे क्या, जो हमारी अणुसंख्या गुणधर्म है क्वथनांक वाली, तो क्वथनांक में तो क्या होता है, उन्नयन ही होता है। कब होता है, कणों की संख्या ज्यादा तो उन्नयन भी ज्यादा। डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी। यहाँ बात को समझो, क्या दे रखा है, इसमें सांद्रता भी आपके अलग अलग दे रखी है, ज्यादा अलग नहीं दे रखी, 0.1 0.1 0.1 0.1, ठीक है ना। ये 0.10 मान लो, 0.15 मान लो, 0.15 0.10 मान लो, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा उलझना नहीं है। सिर्फ आई का मान भी देख लो, उसे भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसका आई का मान ज्यादा उसका उच्चतम क्वथनांक दर्शाएगा, क्यों क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है। हिमांक की बात होती तो उल्टा हो जाता, ध्यान रखना। क्वथनांक में उन्नयन है, उन्नयन है सा, तो जिसमें आई का मान ज्यादा उसका क्वथनांक भी ज्यादा। यूरिया क्या होता है, अवियोजित रहता है, ना सगुणित ना वियोजित, तो इसके लिए आई का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। ग्लूकोज के लिए भी देखो आई का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। KNO3 टूटेगा 2 आयनों में, कौन कौन से आयन में, K+ के अंदर और NO3- के अंदर, तो इसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा साहब, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो Na2SO4, Na2SO4 क्या करेगा, टूटेगा किसके अंदर, सोडियम Na+ के अंदर और SO4-2 के अंदर, कर दो बैलेंस। सोडियम कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा, तो कुल कितने आयन हो गए, 3 हो गए, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ज्यादा आई का मान किसमें है, Na2SO4 के अंदर है, तो यही आपका आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, SCF 2018 के अंदर आया। ये क्वेश्चन किसमें आया रे साथियों, ये क्वेश्चन आया आपके स्कूल लेक्चर 2013 के अंदर, और ये क्वेश्चन आया SCF 2018 के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, हिमांक बिंदु निम्नतम होगा, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। वैसे मेरे प्यारे साथियों आपको पता है हिमांक में क्या होता है, अवनमन होता है, हिमांक घटता है, तो किसका ज्यादा घटेगा, हिमांक में अवनमन। डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई इंटू के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू मोलेलिटी। ऊपर मैंने फॉर्मूला सही लिखा ना, के बी वाला देख लो एक बार, हाँ 20 लिखा है, कई बार बी की जगह एफ की जगह बी आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, फिर आपके तो से कंफ्यूज कर देते हो। हाँ अब देखो हिमांक में यह क्या है, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, हिमांक में कितना घटेगा वो है, लोअरिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है, और लोवेस्ट किसका होगा, जिसमें आई का मान ज्यादा, उसमें हिमांक बिंदु भी क्या होगा, निम्नतम होगा। ऑप्शन चेक करो, 0.1 मोलर 0.1 मोलर 0.1 मोलर 0.1 मोलर, यानी सबकी मोलिटी दे रखी है और सबकी मोलिटी क्या है, समान है, तो इसको अपन इग्नोर कर देते हैं। के एफ की वैल्यू को छोड़ो, बचा कौन, आई, जिसमें आई का मान ज्यादा उसका हिमांक बिंदु निम्नतम होगा, निकाल दो आई का मान।
आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, पता ही चल गया अब तो। सुक्रोज है तो इसके लिए आई का मान 1, क्योंकि ना ये वियोजित होता है ना सगुणित होता है। ग्लूकोज भी ऐसा ही है, आई का मान कितना, 1। NaCl के लिए आई का मान कितना, 2, क्योंकि 2 आयनों में टूटेगा। BeCl2 पता ही है, BeCl2 कैसे टूटता है, बेरियम +2 के अंदर और प्लस Cl -1, Cl कितने हो जाएंगे, 2, तो यहाँ कर दो 2। कितने आयन हो गए, 3, तो इसके लिए आई का मान कितना आएगा, 3 आएगा। किसके लिए, BeCl2 के लिए। अगर 3 आया तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई का मान ज्यादा है, इसलिए निम्नतम हिमांक होगा। SCF 2018 क्वेश्चन आया था। अगला कब आया, SCF, ये भी SCF 2018 का सेम ईयर के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस विलियन का हिमांक, अरे भैया अभी तो पूछा ही है तूने, सेम एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन क्यों डाल दिए, ऐसा क्या है इसके अंदर। हिमांक बिंदु न्यूनतम किसका होगा, लो यहाँ पर भी इसने मोलरिटी सबकी सेम ही दी है, 0.1 0.1 0.1। एम क्यों लिखा है, तो स्मॉल एम लिखना चाहिए ना। कोई बात नहीं, जो तेरी मर्जी। हमें पता है जिसमें आई का मान अधिक होगा उसी का हिमांक क्या होगा, न्यूनतम होगा। न्यूनतम ही पूछा, हिमांक बिंदु न्यूनतम, आई का मान ज्यादा तो हिमांक भी उसका ही कम। कैसे, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। मोलेलिटी सबकी समान है, कोई बात नहीं, हम पता है कैपिटल एम चलते। हमें क्या करना है, हमें तो आई का मान चेक करना है, कर लो आई का मान चेक। सबसे पहली बात, पहले ऑप्शन में देखो, आपके मैं इसको अपन को ओपन करके बता देता हूँ सबको, कोई बात नहीं, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। K2Cr2O7 ना, ये किस प्रकार ब्रेक डाउन होगा, ये आपका बनेगा K प्लस आयन और साथ में बनेगा आपके Cr2O7 -2 आयन। तो इसके लिए K2Cr2 के लिए आई का मान कितना आ गया, आपके आई का मान आ गया, आप बोलोगे सर बैलेंस करें तो यहाँ 2 पोटेशियम रहेंगे, तो आई का मान हमारे को 3 मिल गया सर। NH4Cl को तोड़ दो, किसमें टूटेगा, NH4 प्लस आयन के अंदर और Cl माइनस आयन के अंदर। कितना गए, 2 आयन टूटा, तो इसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा, आपके 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर दो, एल्यूमिनियम सल्फेट को किसमें, Al+3 के अंदर और साथ में SO4 -2 के अंदर, कर दो बैलेंस। एल्यूमिनियम कितने, 2, सल्फेट कितने, 3, तो कुल कितने आयन हो गए भैया, 5 आयन हो गए। तो इसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बेरियम सल्फेट, सबकी सांद्रता समान दे रखी, ये इसकी अच्छी बात थी, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करवाई इसने। Ba+2 और SO4 -2 बैलेंस ही है, कितने आयन है, 2 आयन है, तो आई का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ये तो सबको आता है ब्रेक डाउन करना, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा प्रैक्टिस हो जाएगी करने की। इतने बड़े केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको सब आना ही चाहिए। तो आई का मान ज्यादा किसमें, ज्यादा ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, वॉन्ट ऑफ कारक आई निकालना आना चाहिए। सगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा पूर्व कणों की संख्या, तो पूर्व कण कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। प्रॉब्लम वो आती है जहाँ सगुणन होता है, अभी तो हुआ नहीं सगुणन कहीं पर भी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर क्या आया, अरे तेरे तो इसने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया भैया, या ऐसा मत कर देना। सममोलल का मतलब सबकी मोललता क्या है, सम्मान है, मोललता कंसेप्ट हटा दो। जलीय विलयन, जिसका हिमांक सबसे अधिक होगा, बस ध्यान रखना है। या ऐसा मत सोच लेना कि जिसमें आई का मान ज्यादा उसका हिमांक भी ज्यादा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हिमांक में होता है अवनमन होता है, लेकिन हिमांक की जगह अगर ये क्वोतनांक लिख देता तो पूछता क्वोतनांक किसका अधिक होगा, तब आपकी बात सही होती कि जिसमें आई का मान ज्यादा उसका क्वोतनांक भी ज्यादा। या 1 सेकंड के लिए थोड़ा सोच लेना, जल्दबाजी मत कर लेना, या उल्टा होगा। हिमांक में अवनमन होता है, तो इनमें से किसका हिमांक सबसे कम होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, कम होगा। किसका कम होगा, जिसमें आई का मान ज्यादा होगा। लेकिन ये तो अधिक पूछ रहा है, जिसमें आई का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। आई का मान जितना कम उसका हिमांक भी उतना अधिक। इसने दिए आयन बना के दे दिए, कोई बात नहीं, 2 आयनों में टूटेगा, आई का मान कितना आएगा साथियों, 2 आएगा। कैल्शियम नाइट्रेट है, आई का मान कितना आएगा, तोड़ोगे तो आई का मान आएगा सर 3 आएगा। इसके अंदर करोगे ब्रेक डाउन तो आई का मान कितना आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल सही है।
हाँ, ये है आपका C6H12O6 कौन है रे? ग्लूकोज है। ग्लूकोज आयनों में टूटेगा ही नहीं, तो इसके लिए आई का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगर एक पूछता अपन को द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी लोवेस्ट, पूछता सबसे कम किसका होता, तो सबसे कम तो होता आपके ऑप्शन नंबर 3 का। क्यों? क्योंकि इसमें आई का मान ज्यादा है। लेकिन अधिक पूछा तो जिसमें आई का मान कम उसका अधिक होगा। आई का मान कम किसका है? ग्लूकोज का है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सोचने वाली बात थी, दिमाग पर जोर डालने वाली बात थी भैया, ऐसा क्यों? इसलिए इसने स्मार्ट क्वेश्चन डाला है ना। फ्लो के अंदर बढ़ना नहीं है, 1 मिनट के लिए सोच भी लेना है। एचसीएफ 2011 का क्वेश्चन क्या आया? द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड आई एंड एन इज एन नंबर ऑफ आइन। आई क्या? वॉन्ट ऑफ फैक्टर अल्फा क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वियोजन की मात्रा अल्फा तथा आई व एन में संबंध है, बताया था मैंने। अल्फा इजिकल टू क्या होता है? ऊपर तो लेना है, वॉन्ट ऑफ साहब को ध्यान रखना है, y-1 बट्टा वैसा का वैसा n-1, दोनों में -1 ही करना है। कब? जब अल्फा क्या हो? वियोजन की मात्रा हो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? i-1 n-1। ये रहा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही अगर सहगुणन का पूछ लेता, क्या पूछ लेता? सहगुणन का, तो क्या चेंज करते? ऊपर तो i-1 ही रखते, नीचे उल्टा करते 1 - n कर देते, साथ में ऊपर इसको n से मल्टीप्लाई कर देते। बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्या क्वेश्चन आया है? बेंजीन में एसिटिक अम्ल का, देखो बेंजीन लिख दिया है, बेंजीन 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 में एसिटिक अम्ल का मोलर बार 60 के बजाय 60 के स्थान पर इन केस ऑफ 16 कितना आता है? 118 आता तो 120 है भाई, लेकिन इसने लिखा 118, कोई बात नहीं, डबल आता है। आ रहा डबल क्यों आ रहा है? क्योंकि यह अणुओं का सहगुणन होता है, पढ़ा था, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। क्लियर साथियों? क्या अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये तो है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। कंसेप्ट जिसके क्लियर होने होंगे वो कोई क्वेश्चन रॉन्ग मिस्टेक करके नहीं आएगा। लेकिन शर्त क्या है? कंसेप्ट क्लियर करो, एग्जाम हॉल में अच्छी तरह माइंड यूज करो। तीसरा, धीरे धीरे गुणा भाग करना, ध्यान रखना। ये वांट ऑफ कार्य को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता था? वांट ऑफ फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसके टर्म में पूछा है? अणुभार के टर्म में पूछा है। सब में अणुभार दे रखा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ मात खा जाते हैं अपन, क्योंकि हमको सब जैसे एक जैसा ही लगता है। पहली बात तो जो अणुभार आएगा वो किसका आएगा? विलय का आएगा, विलय का नहीं आता है। किसका आता है? विलय का। पूरा कंसेप्ट किसका है? विलय का ही तो है। तो यहाँ विलय क्यों दिया भाई? हो जा गलत। और विलय का अंदर का यहाँ विलय दे रखा, हो जा गलत। ठीक है भाई। अब अपन अगर कंफ्यूज हो गए कोई बात नहीं। अब कंफ्यूज हो गए तब देखो, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने एग्जाम्पल लिया था केसीएल का, लिया था। और केसीएल के लिए जब आपने आई का मान निकाला तो कितने आया? केसीएल में आई का मान जब अपने निकाला तब ये आया था कि साहब, आप बोलोगे कि ये 2 आयनों में टूटा, के प्लस में और सीएल माइनस के अंदर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ये तो सबको याद है कि सहगुणन के वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है? 2 है। बट्टा पहले कितनी थी? 1 थी। तो आप बोलोगे सर आई का मान तो आया 2। और वैसे भी बताया मैंने, जब भी वियोजन होता है, क्या होता है? वियोजन होता है, तो हमेशा आई का मान कितना रहेगा? 1 से कम ही रहेगा ना। हाँ, बात है ये। डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके ठीक है, चल रहा है। हाँ, मैं समझाना क्या चाह रहा था, देखो आप, आई का मान कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। अब इसके अंदर देखो आप, केसीएल का जो आपने निकाला था अभी अणुभार, क्योंकि अणुभार के रेफरेंस में पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केसीएल का आपने अणुभार निकाला था 50, निकालो वापस। पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो कितना आएगा? 74.5 आएगा सब बिल्कुल। और जब आप, ये तो कौन सा है? ये तो है आपके थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल बोल दो इसको, एक बोला मैंने इसको कैलकुलेटेड, ठीक है। लेकिन घोलने के बाद ये प्रैक्टिकली कितना आता है? बताया था मैंने आपको कितना, इसका हाफ आता है, 37.2 आता है। ठीक है। अब मुझे अणुभार के संदर्भ में
ये कौन सी वैल्यू आती है? ये आती है प्रैक्टिकल वैल्यू आती है। प्रैक्टिकली बोल दो या आप इसको बोल दो कौन सा, प्रैक्टिकल, या बोल दो ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्लियर? ठीक है। लेकिन मुझे तो आई का मान कितना लाना है? 2 लाना है। 2 कब आएगा? जब मेरा 74.5 तो क्या आएगा? ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 37.2। 1 सेकंड का काम है बस, 1 मिनट का। 74 पॉइंट, अब तभी दो आएगा। तो 74 कौन सा हुआ आपका अनुभार? साहब ये अनुभार हमारा हुआ थ्योरेटिकल वाला हुआ। नीचे कौन सा वाला हुआ? नीचे हमारा हुआ ऑब्जर्व वाला। तभी हमारे को 2 मिलेंगे। बस होना किसका चाहिए? विलेय का। इसमें 2 ऑप्शन देख लो आप। ऊपर कौन सा होना चाहिए? थ्योरेटिकल होना चाहिए। नीचे कौन सा होना चाहिए? ऑब्जर्व होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है। भूल जाओ तब की बात है, और अगर याद है तो अच्छी बात है आपको। ऊपर तो आएगा थ्योरेटिकल, नीचे आएगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर यही अणुसंख्या गुणधर्म की बात हो जाती तो ऊपर तो कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म रहेगा? ऑब्जर्व रहेगा। नीचे कौन सा रहेगा? नीचे रहेगा थ्योरेटिकल। अणुसंख्या गुणधर्म और मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है भैया। ये थे आज हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।